सुना होगा कि माननीय जयपाल सिंह मुंडा ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यह कहा था कि हम आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको हमसे लोकतंत्र सीखने की जरूरत थी। तो वो उन्होंने क्यों कहा था और किस कॉन्सेप्ट के आधार पर कहा था, और आदिवासियों को लोकतंत्र क्या है, क्योंकि इसी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासियों का इतिहास छुपा हुआ है। जितना किताबों में नहीं लिखा गया है उतना आदिवासियों के लोकतंत्र में छुपा हुआ है। यानी कि अपने आदिवासी परिवार में राजा रजवाड़े नहीं थे, तब यहाँ पे लोकतंत्र चलता था। यानी कि 5000 से 10,000 साल पूर्व इस धरती पे आदिवासियों का लोकतंत्र चलता था, और उन लोकतंत्र पे बैठे हुए पद अधिकारी यानी कि गद्दी पर बैठे हुए सरदार, मुखिया, गमेटी, पटेल, तड़वी, मुकरदम, पहाड़ा सरकार, ये आदिवासियों का लोकतंत्र था। और यह ग्राम सभा तक ही सीमित नहीं था। वर्तमान में अब अपन जो ग्राम सभा चला रहे हैं वो इधर है, नोक पर है सिर्फ, लेकिन उसके पीछे जो था हमारे पूर्वजों के पास वो पूरा इतना बड़ा इतिहास था। यानी कि अपन इधर है, अगर इस उंगली की नोक से अगर अपन को इसका इतिहास जानना है तो अपने को इधर से हाथ से शरीर तक आना पड़ेगा और इसको खोजना पड़ेगा कि क्या हमारा इतिहास था। तो इतनी बड़ी सल्तनत तो विरासत संभाल रखी थी इन्होंने कि आप अंदाजा भी नहीं लगाओगे उस लोकतंत्र के आधार पर। यानी कि अब ये लोकतंत्र कैसे चलता था कि एक मुखिया होता था और उस मुखिया से कोई केस हैंडल नहीं होता था तो वो 12 गांव के मुखिया के पास जाता था, और जिसे गढ़ या ऐसा कुछ कहते थे, और उससे अगर केस सोल्व नहीं होता था उस मुखिया से, तो वह 12 गांव के मुखिया ऐसे ही 40 गांव के मुखिया का एक परगना बनता था। यानी कि 40 गांवों के मुखिया को हैंडल करने वाला एक परगना होता था, उसके पास ये केस ले जाके जाते थे, और उससे भी केस सोल्व नहीं होता था तो यह उससे ऊपर के 52 परगने का एक कोर या संभाग बनता था, और जिसे हम कोर कहते हैं। यानी कि 40 गुणित 12 करोगे तो उसके नीचे हजारों की संख्या में ग्राम सभाएं आ जाएगी। और उस कोर को, यानी कि मैं भारत का उदाहरण लूँगा तो भारत में 4 कोर 4 दिशा है, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चारों कोर दिशाओं के 4 कोर संभाग हुआ करते थे, और वो 4 कोर संभाग के मुखिया लास्ट में एक व्यक्ति को चुनते थे जिसे हम शंभू कहते हैं। यानी कि शंभू शेख, शंभू भगवान कहते हैं, वो कोई भगवान नहीं है, वो पद है। और उस पद को पाने के लिए उस शंभू शेख को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कई एग्जाम लिए जाते थे उनको शंभू शेख की गद्दी पर बैठने के लिए। एक परफेक्ट किसी चीज की जानकारी, किसी साइंस के बारे में जानकारी हो तो उसकी एग्जाम ली जाती थी। किसी को युद्ध कला में अगर पारंगत हो तो उस गद्दी पे बैठने के लिए उसको तमाम प्रकार की परीक्षाएं ली जाती थी कि इस गद्दी पर बैठोगे तो अपने समाज, अपने परिवार की रक्षा कैसे करोगे, कैसे इन परिस्थितियों से गुजरोगे, कैसे इसका निपटारा करोगे। ये सारी परीक्षाएं ली जाती थी, उसकी एग्जाम ली जाती थी। किसी को संगीत की जानकारी अच्छी थी तो उसको संगीत के हर उस पहेली के अध्ययन के आधार पर उसकी एग्जाम ली जाती थी और फिर उस गद्दी पर बिठाया जाता। ऐसे ही यह लोकतंत्र चलता रहा, और उनके महान कार्यों की वजह से उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। यानी कि अभी हम भगवान बिरसा मुंडा को जिस तरह क्रांति उनकी फैलाई उन्होंने, उसी के आधार पर हम भगवान बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देते हैं। उन्हीं समय में उनके महान कार्य, उनके लोकतंत्र में रहकर महान कार्य की वजह से उनको भगवान का दर्जा दिया गया। यानी कि उनके जो कार्य थे, समाज के प्रति उनका जो व्यवहार था, रीति रिवाज थी, परंपरा स्टार्ट की, कोई नए नियम बनाए, उनकी रक्षा करी दुश्मनों से लड़कर, तो उनके महान कार्यों के लिए उनको भगवान का दर्जा दिया। जैसे कि अपन ने भगवान बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया। लेकिन फिर स्टार्ट होती है यहाँ पे बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों की एंट्री, यानी कि अम्पू, चंपू और डम्पुओं की। तो उन्होंने देखा कि इनकी जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और इनका जो लोकतंत्र है ये इतना मजबूत है कि हर उस जंगल में, हर उस पहाड़ी में फैला हुआ है, जिससे एक दूसरे से ये लोग कनेक्ट है। अब इसको तोड़ने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र इन्होंने जातियों का रचा।
फिर इन्होंने जाति बाटी कैसे कि इधर वाले को भील कह दिया, उधर वाले को गोंड कह दिया, उधर वाले को संथाल कह दिया, किसी को प्रधान कह दिया। और जितने भी प्रगना यानी मुखिया थे इन क्षेत्रों में, उनको उपाधि दे दी इन लोगों ने राजा की। और फिर उन राजाओं की बिना परीक्षा के उन गद्दी पर बिठा दिया जाता था उन संतानों को कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन उससे पहले तो एग्जाम लेकर बिठाया जाता। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों ने आपस में मतभेद पैदा हो, इसलिए इन्होंने जाति का निर्माण किया और उस जाति के आधार पर राजा का उपाधि दे दी कि आप तो उससे सर्वश्रेष्ठ हो, आप तो उससे सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा कहकर अपने ही लोगों को आपस में भिड़ा दिया। और वहीं से शुरू हुई फिर जाति की कहानी, फिर भीलों की कहानी, फिर गोंडों की कहानी, और फिर अपने राजा रजवाड़े शुरू हुए और भीलों का इतिहास हम अभी जो पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा जो इतिहास है, हमारी जो एकता अखंडता का जो परिचय है, वो राजा रजवाड़ा हमारी जाति से पहले का है, आदिवासियों का इससे पहले का है, ना कि जाति के आधार पर।